कर देना। सी टाइप हो चुका है, एल टाइप हो चुका है, आर टाइप हो चुका है। आज बात करेंगे किसके बारे में? एल आर सर्किट के बारे में। लिखो एल आर टाइप। एल आर टाइप ऐसा एसी सर्किट जिसमें क्या जुड़ा होगा? एक इंडक्टर होगा और एक क्या होगा? रजिस्टर होगा। इससे पहले आपको एल और आर दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उनका वीआई ग्राफ कैसा होता है जब इंडक्टर जुड़ा होता है और जब रजिस्टर जुड़ा होता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है, फटाफट देख लो कैसा था उसका डायग्राम। फिर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है? ये एसी सोर्स है, इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L और यह रजिस्टर जिसका प्रतिरोध क्या है? इसका फेजर डायग्राम या फिर वीआई ग्राफ के बारे में कितने लोगों को पता है कैसा होता है? आर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एल के बारे में थोड़ा सा शायद भूल गए होंगे, है ना? देखो, जो आर होता है उसमें फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी कि अगर पोटेंशियल यानी कि ई इधर है तो करंट भी सेम डायरेक्शन में होती है ना। यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 होता है ना भाई। कितना होता है? नहीं समझे? या फिर इसको और अच्छी तरीके से लिख दूं मैं। आर टाइप जो सर्किट होता है वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर एल टाइप में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पर चूंकि फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस क्या है? तो करंट, ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहे ना। जबकि यहाँ पर कौन? अब चूंकि फाई फेज डिफरेंस है तो कोई ना कोई एक लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करने का मतलब समझो आगे चलेगा। कौन आगे चलेगा? पोटेंशियल या करंट? करंट नहीं, बट ईएमएफ। पोटेंशियल वही ईएमएफ। ईएमएफ यहाँ पर क्या करता है? लीड करता है। लीड करता है मतलब आगे चलता है। ये ई है और ये क्या है? आई है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? बस में यही फाई है फेज। डन। अब चूंकि दोनों ही सर्किट लिखे हैं तो इनका कंबाइंड अगर हम वीआई ग्राफ बनाए कैसे बनेगा? या फिर रिजल्टेंटली हो चलेगा? मतलब इसका पोटेंशियल मतलब इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ एक साथ लेने पर, है ना? नाव करके लिख लो ये और एक साथ लो। देखो ये ई हो जाएगा इधर, ये और एक ई हो जाएगा इधर। लेकिन ये ई किसका है? आर के लिए ना, और ये ए किसका है? एल के लिए। बात में आ रही है? एल और इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच से जाएगा भाई। दो वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर इसका। रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? बीच से जाता है ना। ट्रायंगल लो लगा लो चाहे पैरेललोग्राम लो लगा लो, जाएगा ये क्या होगा? रिजल्टेंट ईएमएफ। क्या होगा? अब हमें इसी से चीजें पता करनी। हमें क्या क्या निकालना होता है? हमें ईएमएफ पता करना होता है ना, ईएमएफ निकालना होता है, करंट निकालना होता है और इसका इंपीडेंस अब जेड बोलेंगे। पहले एक्सएल एक्ससी बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। और इसका फाई निकालेंगे, मतलब फेज डिफरेंस निकालेंगे। आगे बात में ना पक्का? एक और चीज होती है पावर फैक्टर नाम की, कॉस फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये भी याद देख लेंगे, सभी के लिए अलग अलग करना है। डन, ठीक है। ठीक है, तो भैया एक ट्रायंगल बना सकते हो क्या यहाँ पे? ये चीज समझ में आ गई ना? ये ईएमएफ किसके लिए? इंडक्टर के लिए। ये ईएमएफ किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ले, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लो, ठीक है? तो इतना पूरा वी आर ई आर कहा जाएगा ना। ई आर कह लो चाहे वी आर कह लो, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है? इसको क्या कह लेंगे भाई? इसी एक्सिस के लिए तो है, ये पूरी एक्स एक्सिस है। वाई पर क्या है? ई एल है, ये पूरा इतना है कि नहीं? ये ई एल है तो ये भी कितना होगा? किसी को कोई समस्या? तो देखो ये एंगल कितना है? फाई है ना। फाई क्या है? फेज एंगल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ना। देखो
क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भाई हमें ई चाहिए ना, ये पता करना है ना, हमें ये पता करना चाहिए, पता करना है ईएमएफ। तो क्या लगाएंगे, देखो ये पता करना है, ये दोनों पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे इसमें, इसका स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ना, ई आर का स्क्वायर प्लस, किसी को दिक्कत नहीं। अब ई स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस के लिए ना, आई आर होगा, नहीं समझे, ये किसके लिए, आई एक्सएल, ई इज इक्वल टू भाई करंट इंटू रेजिस्टेंस ही तो होता है, ई इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस या अपोजिशन। तो भैया रेजिस्टेंस के केस में आर था और इंडक्टर के केस में एक्सएल होता है ना, ठीक, दोनों का स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये आई स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर। समझ से यहाँ तक, पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन है क्या बेटा, पूरे में से, तो ई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके आई स्क्वायर इधर भेज दे डायरेक्ट, या फिर यहीं पर रख दे रहे हैं ना, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो इधर, कितना हो जाएगा, देखो ये ई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है सर ई अपॉन आई मतलब पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन करंट की क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बता रहा है, किसका, इस सर्किट का। हमने बताया था जब कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, संयुक्त रूप से होता है, तब रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो प्रतिबाधा, क्या बोलेंगे। तो ये एक साथ ले लो, चाहे ई अपॉन आई का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या इसको, या फिर यहीं पे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप कम हो जाता हमारा। ई अपॉन आई क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट दो स्क्वायर उधर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, किसी कोई समस्या, ये हमारे पास क्या निकल के चला है, इम्पीडेंस, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, जो भी अपोज कर रहा है फिर वो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, सभी का क्या रहेगा, क्या रहेगा, ओम रहेगा यूनिट, है ना। अब बात करते हैं फेज एंगल की, बात कर लें। फेज एंगल समझ रहे हो क्या होगा, फेज एंगल हमें फाई निकालना है, क्या निकालना है, फाई निकालना है। चलो इसी डायग्राम से होगा सारा, इसी डायग्राम से। ये हमने किसके लिए फॉर्मूला निकाले, इंपेडेंस के लिए ना, तो चाहे तो यहाँ पे हेडिंग लगा भी सकते थे फॉर इंपेडेंस, ठीक है, नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सब पॉइंट वाइज करेंगे। ये हमारा हो गया क्या, डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम। भाई ये दोनों फेजर डायग्राम है ना, इन दोनों फेजर डायग्राम, देखो पहला पॉइंट ये सर्किट, दूसरे पॉइंट में फेजर डायग्राम है, तीसरे पॉइंट में कंबाइंड फेजर डायग्राम है, ठीक है, एल आर के लिए, और तीसरे पॉइंट में हम किसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इम्पिडेंस के लिए। समझ गए ना, इससे पॉइंट वाइज चीज याद रखो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में हम क्या निकालने जा रहे हैं, फेज एंगल, क्या निकालने जा रहे हैं, कला कोड, है ना, कला कोड। देखो ये वाला ट्रायंगल बना ले यहाँ पे, ये फाई है ना, ये ई एल है और ये क्या है, ई आर है, बस आ गई। अच्छा एक चीज और, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अभी हमने कहा सर ई को क्या ले सकते हैं, आई एक्सएल ना, इसको क्या ले सकते हैं, आई आर, और इसको क्या ले सकते हैं, आई जेड, आई जेड तो लिख सकते हैं, आया समझ। सब में से देखो आई आई कट जाएगा ना, आई आई सबका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली एक्सएल जेड आई यही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर उसको एक ग्राफ बनाना है तो एक ग्राफ ऐसे बना सकते हो, ये ग्राफ एक इस तरह से बना सकते हो, ऐसे ऐसे, ये x है, ये y है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ऊपर, एक्सएल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फिर
बोलो बात समझा गई? एंगल तो वही रहेगा फाई। हमने यही चीज़ बना दी है भाई, अभी हमने यहाँ बना के दिखाया था कैसे, क्योंकि सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब यहाँ से हमें देखो कोई कहीं भी परपेंडिकुलर डाल दो एक्स पे, ट्रायंगल बन गया। देखो ये एक सेल, देखो हमेशा याद रखो, हम कह देते हैं जब हमने भी बोला कि ये EL है तो ये भी EL ही होगा। आपने पूछा नहीं क्यों, क्या आपको पता है इसके बारे में? पता है? नहीं पता है तो बता दूं मैं। दो तरीके से कर सकते हो। पहली चीज ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? वाई। वाई पे क्या है, कहीं भी हम खींचेंगे वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। तो यहाँ पर भी ये वर्टिकल लाइन खींचे, हमने किसको रिप्रेजेंट किया इसमें? मतलब एक्सेल को ना, इसमें। या फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बना लो, ऐसे करके बना लिया। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये आर है तो ये भी आर, ये एक्सेल है तो ये भी एक्सेल। अबे समझाया? कोई भी एक तरीका ले लो। अब देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, ये फाई एंगल। कैसे निकालोगे? अगर हमें एक्सेल और आर पता है भाई, ये इसके लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? बेस, यानी कि लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता है? tan थीटा। कौन बताता है? बात समझा रही थोड़ी थोड़ी? तो क्या लिखोगे? tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? एक्सेल अपॉन क्या हुआ? देखो यहाँ से फाई निकाल लो, फाई कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सेल अपॉन। आप में से कितने लोगों जिनको एक्सेल का फॉर्मूला नहीं आता है? एक्सेल मतलब क्या होता है आपको पता है? यहाँ पर एक्सेल को ओमेगा एल कह सकते हो ना, और ओमेगा को 2πf कह सकते हो। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सिमिलरली यहाँ पर एक्सेल लिखा है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर भी आ सकता है। सब कुछ सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत? ठीक डन। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। इस पे बताओ कौन किसको लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है, फिर कोई लैग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? ग्राफ देख के बताओ। वोल्टेज लीड करेगा करंट को। क्या बोलोगे? वोल्टेज लीड करेगा करंट। ठीक, चाहो तो लिख लो नीचे पॉइंट, ये सब बना लो, नीचे पॉइंट लिख लो। और एक फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, वो भी लिख लो फटाफट। लिख लो, सारे पॉइंट लिख लो, लिख देता हूं यहाँ पे। इफ अगर इक्वेशन आपके पास ऐसी आ गई, v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपके पास अगर ऐसी इक्वेशन आ गई भाई, वहां पे e इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, यहाँ पर कर लिया हमने v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। वो ईएमएफ के फॉर्म में, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, कोई समस्या? तब करंट के लिए क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव लिखा है ना, मतलब करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। करंट लैग करने का मतलब है वोल्टेज लीड कर रहा है। आया बात समझ में? यहां से एक पॉइंट हम बना सकते हैं, क्या? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज फाई। समझ आ गया ना? अब वो जो भी फाई होगा, अब जैसे इंडक्टर लगाएंगे, जिसकी इंडक्टेंस अलग होगी, रेजिस्टेंस अलग होगा, तो चूंकि उस हिसाब से ये फाई एंगल भी बदलता रहेगा। नहीं समझाया? हाँ ठीक। अगली बात, एक होता है क्या पावर फैक्टर। क्या होता है? शक्ति गुणांक कहते हैं इसको। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर को कहते हैं कॉस फाई, अभी बताया था ना। शक्ति गुणांक कॉस फाई इज इक्वल होता है आर बाई जेड। क्या होता है? आर बाई जेड। हमेशा हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, आर बाई नीचे जेड ही रहेगा। अब एक बात बताओ,
आर नहीं पता, जेड पता है, ये रहा। समझ पा रहे हो? आर स्क्वायर प्लस, कोई समस्या कुमकुम? ये पावर फैक्टर हो गया, शक्ति गुणांक, औसत शक्ति क्षय, एवरेज कंज्यूम्ड पावर, या फिर एवरेज पावर कंज्यूम, वो लिख लो। पावर का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग क्या होता है? पावर क्या होता है? और दूसरा बताओ, पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में। वीआईपी जैसा कुछ याद आ रहा है? वी इज इक्वल टू पी, वीआईपी यानी कि पी, इसमें मैं क्या बोलूंगा? औसत शक्ति क्षय, यानी कि एवरेज पावर कंज्यूम, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, मतलब कि कितना औसत शक्ति, कितनी शक्ति क्षय हुई है। भाई बैटरी कुछ ना कुछ पावर होगी ना, सॉरी इसकी, ये जो लगे हुए हैं कंपोनेंट्स एल और आर, है ना, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। तो एवरेज पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पी एवरेज इज इक्वल टू वी इंटू आई। कहीं कहीं वी लिखा होता है और कहीं कहीं ई लिखा होता है, तो घबराना नहीं, बस तुम देखना क्या वो आरएमएस है कि नहीं है। आरएमएस होना चाहिए, ई आरएमएस लिख लो चाहे वी आरएमएस लिख लो, इंटू कॉस फाइव इंटू, देखो ये पावर है, इस पावर का ये फैक्टर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आया भाई, इसी से तो डिसाइड होगा ना कि पावर ज़्यादा है कम है भैया। हाँ, तो cos फाई की वैल्यू चाहो तो वाली यहाँ पर रख दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो इसको। इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन में क्या आ जाएगा? कोई बता दो तो मजा आ जाए मुझे। रूट अंडर, ये भरा वाला लिखो ना, डन। इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए, और ये है ठीक। बाकी ये सारी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, डिराइव करने के लिए कैसे क्या करना है। भाई जेड तो हमें पता है ना, cos फाई का आर बाई जेड ही होता है, जेड की वैल्यू। तो ये हमने कर लिया एलआर सीरीज एसी सर्किट, है ना, एलआर टाइप। अब इसके बाद करेंगे आरसी। समझ में आ रहा है सब कुछ? ना दिखता हो तो उधर बढ़ जाओ। हाँ। डन, मिटा दो इधर वाला। डन। अब हेडिंग लिखो आरसी टाइप। ऐसा एसी सर्किट जिसमें क्या जुड़ा होगा? एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर जुड़ा होगा, है ना। सर्किट में सोर्स कहीं भी जोड़ सकते हो ना। ये रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटर।
अब इन दोनों में बताओ जरा भाई, चूंकि रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहाँ पर फेज एंगल कितना होता है 0 डिग्री ना, जबकि यहाँ पर फेज कितना होता है 90 डिग्री, है ना। लेकिन कौन किसको लीड करता है? जैसे अभी हमने कौन सा कराया था, हमने LR टाइप करवाया था ना, तो LR टाइप में कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज लीड कर रहा था। इस बार कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगी। कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। तो इसके लिए भाई जिधर वोल्टेज है हमारा यानी कि EMF, इसकी इक्वेशन इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो जिधर EMF जाएगा सेम डायरेक्शन में किसका ग्राफ बनेगा, किसका वेक्टर बनेगा? करंट का बनेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर कौन किसको लीड करेगा? देखो भाई, करंट तो हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे I, है ना। अब अगर इसको लीड करना है तो पोटेंशियल नीचे होना पड़ेगा ना, नहीं समझे? आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ऊपर कैसे? तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तो, करंट से 90 ज़्यादा हो जाएगा और ये करंट से 90 कम है। देखो नीचे बनाया ना हमने ऐसे, नहीं समझे भाई? यहाँ पर दोनों सेम फेज में करंट और EMF, और यहाँ पर पोटेंशियल मतलब EMF लैग कर रहा है, करंट लीड कर रही है। सी टाइप में लीड करती है ना करंट। तुमको आ रहा है? नींद आ रही तुमको? बहुत मारो, नींद आएगी तुम। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बना लो। क्या बना लो? फेजर डायग्राम। वही रिजल्टेंट जो भी हमने बोला था, इन दोनों का मिला के, है ना। ये क्या आ गया? ये ER गया है ना, और नीचे कौन आएगा? EC आ जाएगा ना। फिर वही चीज रिजल्टेंट कैसे जाएगा? किसी कोई दिक्कत? सब कुछ वैसे ही है लगभग। ये एंगल कितना बनेगा? फाई बने। कितना बनेगा? फिर जैसे उधर वाले में किया था वैसे ही इस वाले में भी कर लेंगे, है ना। समझ पा रहे क्या होगा? देखो एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, डिंग 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 डिंग। ये देखो अभी जो किया था वो ऊपर था, उसी को नीचे पलटा लो। आ समझे? ये पॉइंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करना है? इतना ये वाला पार्ट ER को। और देखो ये EC था, तो ये भी क्या होगा? अभी फिर से वही करके दिखाऊं क्या कैसे EC है? ये EC तो ये भी EC, और यहाँ खींच बेटा तो ये EC पे भी EC बराबर हो जाएगा ना। आ रहा समझो? क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। किसके लिए निकालो? पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए करोगे? इम्पिडेंस के लिए। फॉर इम्पिडेंस। फॉर इम्पीडेंस। इम्पिडेंस बोले तो प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा ये है ना, इस वाले ट्रायंगल में लगेगा। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये तो होगा ना, मतलब E का स्क्वायर। ये E हुआ ना, E स्क्वायर। क्यों गुस्सा जा रहा हूं मैं? E स्क्वायर इज इक्वल ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ना, या ये स्क्वायर प्लस ये, कुल मिला के जोड़ना है स्क्वायर करके। ER का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इसको ऐसे बचा रखो। अभी E स्क्वायर इज इक्वल ER कितना होता है? ये कितना होता है? पूरे में से भाई स्क्वायर कर देंगे ना, कॉमन ले लें स्क्वायर करके, जैसे भी किया था ना। R स्क्वायर प्लस X, ये L नहीं XC है ना। डन। मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो इधर। E स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, है ना। इसको क्या ले सकते हो? E अपॉन I का होल स्क्वायर ना, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। E अपॉन I क्या कहोगे? अब तो होशियार होगा ना। तो Z कितना है हमारे पास? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का एक ये फॉर्मूला। देखो वहाँ उधर वाले फॉर्मूला मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, लिख सकते थे भाई। एक्सेल के बारे में हमें पता है ना जानकारी, क्या ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। R स्क्वायर प्लस XC का क्या होता है? 1/ओमेगा C होता है ना, नहीं समझे? तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे ना। समझ रहे हो भैया? उसी तरह से उस वाले में कर लेते तो यहाँ पर क्या R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर लिख लेना वहाँ पे, ठीक है।
इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम इम्पिडेंस है, प्रतिबाधा है, और यूनिट बाई ओम रहेगा। चलो बताओ, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? फेज एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फेज एंगल। फेज एंगल मतलब कला कोण। कितना आएगा? फाई निकालना है ना, वही ट्रायंगल फिर से बना लें। देखो जैसे अभी बनाया था वैसे इसको भी करो। अब देखो ये किसको, रेजिस्टेंस को आर को डिनोट कर रहा है ना, ये किसको एक्स सी को डिनोट कर रहा है ना, बुझा बिटिया? और ये किसको जेड को बता रहा है ना। समझ पाया कि नहीं सकता? ये फाई है, ये निकालना है ना, ये एक्स सी है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स सी। इसका रिलेशन क्या होता है? ये इसके लिए लंब है और ये आधार है। भाई एंगल जहां बना होता है उसी को देखते हैं। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और वो एंगल जिस पे बना होता है इस पे बना हुआ है ना, ये क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन बताता है? हाँ मार दे खींच के बेटा। हाँ कॉट बताता है, लेकिन टाइम कॉट भी बताता है। गुड। नहीं मारेंगे खींच के। tan फाई बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स सी कितना है? बेस कितना है? आर। बोलो बात में आ गई? फाई कितना आ जाएगा? tan इनवर्स। अगर अच्छा कोई z के टर्म्स में निकालने को बोलते तो निकाल लोगे तुम लोग? देखो क्वेश्चन कैसे फंसा सकता है। तुमको z दे देगा, एक्स सी दे देगा, आर तो पता ही नहीं, यहाँ से निकाल लो। बता दो जरूर से फाई निकालने के लिए। आया? और अगर नहीं आता है तुमको पाइथागोरस वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए। जैसे हमें z पता है, r पता है। देखो ये z है और ये r है ना, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन कौन बताता है? और बेस cos थीटा बताता है बेटा। कौन बताएगा? समझ पा रहे हो? हाँ ये हो गया। अब उसके बाद क्या निकालते हैं? पावर फैक्टर ना। पावर फैक्टर बोले तो शक्ति गुणांक। क्या बोलते हो? cos फाई ना। cos फाई किसके बराबर होता है? r बाई जेड। r बाई चल रहा है सबको समझ में? cos फाई इज इक्वल टू r पता है नहीं, z अभी निकाल के लाए छोटा, ये रहा ना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। बेटा एक्स सी को जानते हो, ये लिख सकते हो, बार बार लिखूंगा गंदा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, छोड़ दो ये पे। एंगल मत निकालने लगना, cos फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं, नहीं समझे? पूरा का पूरा cos फाई ही क्या है? पावर फैक्टर। न्यूमेरिकल आया था उसमें, हम क्या बोल रहे थे कि जो ये पढ़ाया हुआ नहीं है। अब तो हो जाएगा ना, कर लेना है, नहीं बतौर है चटनी पीस देंगे तुम्हारी। डन। पावर फैक्टर के बाद क्या निकालते हो? पावर फैक्टर के बाद क्या निकालते हो? एवरेज पावर कंज्यूम, वही निकालते ना। हाँ बोल दो भैया। और इसकी अगर इक्वेशन लिखनी हो, लाइक जैसे वहां पर v जोड़ v नॉट साइन ओमेगा t था, है ना, और करंट में क्या गया था? प्लस फाई चला गया था, सॉरी माइनस फाई हुआ था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस फाई हो जाएगा, करंट लीड करने लगेगी, है ना। पल्ले पड़ रहा है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं बता रहा है? हाँ ऐसे बोलो, हाँ सर आ रहा है एकदम चकाचक। इफ बेटा क्या बोलो? इफ अगर इक्वेशन दे रही है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, है ना, देन बोलो, देन i इज इक्वल लिखना, i इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। पूछो क्यों? हाँ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? c के रिस्पेक्ट में, वहां l के रिस्पेक्ट में देखा था। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा? कैसे हम पता करेंगे कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ देखो बहुत सही, ये एक्सएल और ये आर है ना, ये एक्सी और ये आर। बेटा रेजिस्टेंस तरीका बता लो, ये आर है ना, रेजिस्टेंस कौन चीज है? रेजिस्टेंस क्या दोनों में? ध्यान किस पे देना है? जो कॉमन नहीं है, एक्सएल। और यहाँ पर एक्सएल आगे है ना, एक्सएल क्या है भाई? एंगल इधर से तो बनाते हो, तो ये क्या हो गया? प्लस फाई हो गया। मतलब या तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिख लो,
ई के लिए अगर लिखना है यहाँ पर, ये लीड कर रहा है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है या तो ऐसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई की इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, ऐसे बनेगी। या ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब तो यही आया आपको समझ में पक्का। हाँ। इस वाले केस में देखो नीचे आ रहा है ना, वो इसका वोल्टेज नीचे चला गया ना, एक्सेल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कौन लीड कर रहा है, करंट, ये आई है, कौन है ये, करंट लीड कर रही है। आएगा भैया, बहुत बढ़िया, आते रहना चाहिए। तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है, तो रफ वाला काम था सर। मैं फेयर नहीं करती, मैं रफ ही करती हूँ। है ऐसा है क्या, फेयर बच्चे करते हैं। यहां से क्या पता चला, करंट लीड कर रही है ना, करंट लीड्स द ईएमएफ, या वोल्टेज लिख लो बाय, भैया ईएमएफ लिख लो, चाहे पेंडाग्राम वाली किताब में दूसरे लिखा है गुरुजी, है बाय फेज एंगल फाई। डन। अब ये फाई किस पर डिपेंड करेगा, एल और आर की दम पर, मतलब वो कितना ज्यादा है कितना कम है ना, उसी हिसाब से एंगल बनेगा। डन। बेटा इसको हिंदी में पता है क्या कहते हैं, धारा विद्युत वाहक बल से फाई कोण अग्रगामी है। लीड्स मतलब अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब आगे आगे जावेगी, है ना। ठीक है, तो पावर फैक्टर लिखवा दिया ना हमने। अब एवरेज पावर कंज्यूम लिख लो, एवरेज पावर इसे पहले लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। एवरेज क्या बता रही है, एवरेज पावर कंज्यूम, फिर वही फॉर्मूला क्या होता है सर, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस, फिर वही पुरानी बात, ई आर एम एस लिखो चाहे वी आर एम एस लिखो, है ना, बस आर एम एस पे ध्यान देना तुम, इनटू आई आर एम एस इनटू कॉस कॉस, हाँ लिखा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू ये है ना, चाहो तो आर बाई जेड लिख सकते हो, ना लिखो ये लिखो, क्योंकि हम बड़ा वाला डेरिवेशन कर रहे हैं ना। अरे हंसने वाली कौन सी बात बेटा, डेरिवेशन तो सब अच्छे होते हैं ना। तुमको कुकिंग लेना चाहिए था बेटा, साइंस ली है। हाँ तो कही तो रहे तुम कुकिंग लेती हो, होम साइंस बढ़िया, खिचड़ी बनाती मस्त। पता नहीं किसी ने डांटा था इसी तरह मेरी क्लास में, मतलब यहाँ नहीं, जब मैं पढ़ता था तो कोई बच्चे ही भड़क गया था, क्या सर कुकिंग में खिचड़ी थोड़ी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसमें। मैं दिमाग में मतलब आइडिया तो वही आता ना, होम साइंस मतलब घर की साइंस, दाल चावल बनाओ, घर का बजट बनाओ, ये सब आता है सब। हाँ बेटा बजट बनाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतने पैसे में घर कैसे चलेगा पूरे महीना भर, सबका पेट भरा रहे, है ना। वो मम्मियों का प्रैक्टिस हो गया बेटा। एक दिन मैं रोटी बनाने का प्रयास कर रहा था, वो थोड़ा पराठे का शेप लेने लगा, तो मैंने सोचा चलो पराठा ही बना लिया जाए। अब मैं पराठा बनाना तो ढंग से पराठा भी नहीं बनना है वो। नहीं 3 कोना बनाना आसान रहता ना, कि इधर पलटो उधर पलटो, मार दो तो थोड़ा 3 कोने का अच्छा है, वो तो आ ही नहीं पाता। नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया का बनाता बेटा। ये डन भैया, एल आर हो गया, सी आर सॉरी आर सी हो गया, सी आर के लो जो भी के लो। अब हम सीखेंगे एल सी टाइप, रिकॉर्डिंग एल सी टाइप।
टाइम देख रही हैं। स्कूल गए थे सर, कहीं बात बहुत दिन 10-12 दिन के बाद स्कूल गए। डन। रोज जाना चाहिए। छुट्टी चल रही थी। मैं आपसे एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, चेट का फॉर्मूला निकलवा दिया ना। देखो भैया XC बराबर 1/ω से होता है ना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग दिमाग में ना आए, भैया ये वाला फॉर्मूला किताब में नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख सकते हो बेटा। ये क्या लिख सकते हो, 1/ω/CR। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/ω/CR वाला। समझ रहे हो भैया? हाँ, छोटे दिमाग को नहीं। दशानन LC टाइप। अब L और C टाइप में क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें इंडक्टर वगैरह की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर कर पाओगे। मतलब थोड़ा सा गहराई वाला ज्ञान चाहिए होगा, बहुत गहराई वाला नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी गहरा होगा तभी चलेगा। भैया ए भैया, एक ही बार में समझ में आ गया तुम लोग को? अच्छा पढ़ा था मैंने मुझे। पढ़ा ले तो भैया थोड़ा बहुत। अच्छा, पूरा पूरा क्यों नहीं आया ये बताओ? अच्छा आज थोड़ा। अरे यार बताइए, कल रात को बहुत देर में सोए और सुबह स्कूल जाना था और स्कूल जाके सोए नहीं। वेब सीरीज वाला तो कोई नहीं, वेब सीरीज वगैरह देख रहा हूँ। हाँ नाटक भाई, नागिन वागिन मत देखना। तो भैया क्या देखना है हमें अब? LC देखना नहीं, मतलब वो पढ़ना है। LC टाइप, LC टाइप है ना। LC टाइप इस बार क्या जुड़ा होगा? AC सोर्स में, AC सर्किट में हमने क्या जोड़ दिया? एक L जोड़ दिया, मतलब इंडक्टर, डंगा 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 डंगा। C जोड़ दिया, डन। बहुत मारेंगे, चुप रहो। E इज इक्वल टू है, गुप कर दे आज। ये गंदा बेटा, गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? बोल भी मत देना, बहुत मारूंगा। देखो इधर इधर, यहाँ पर फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर फेज एंगल कितना होता है? बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर जो 90 डिग्री है वो लीड करने के लिए है, यहाँ पर 90 डिग्री है वो किसके लिए? EMF के लिए। ना ना ना, हम EMF की बात करें। यहाँ EMF 90 डिग्री लीड करेगा, यहाँ EMF 90 डिग्री। बरवास नहीं, दिमाग में EMF चलाओ। क्या चलाओ? खाली EMF लैग करेगा या तो EMF लीड करेगा। अरे दादा, ये रुको जरा। देखो ये गई हमारी धारा मैया, आई कौन गई? और ये आया L E, आया बात समझे? अरे पगला है क्या? लीड कर रहा है ना, ऊपर जाएगा। आज हमने अपने कुछ वीडियोस देखी स्पीड बढ़ा के, और उसमें इतना खांसी। एक बच्चा कोई कमेंट किया था इंग्लिश वाली क्लास में, सर आपको खांसी बहुत आती है। हाँ, ध्यान भटकाने के लायक। तो वो मैं पानी नहीं पीता ना पढ़ाने के टाइम। अब 3 घंटे गला फाड़ते रहो तो फिर कहाँ कोई पानी पिए भैया। ये करंट है ना, ये EMF। अरे बहुत पहले डालते थे, कोरोना था ना जब, तो हाँ हाँ थे कुछ बच्चे। ये करंट आई है
ए बस कर बेटा, बना हाँ सब बेइज्जती फील हो रही है। ये ईसी है ना, देख रहे हो ना, ये लैग कर रहा है ईएमएफ करंट से। तुम थोड़ा आंखों से देखोगे तो देखो हमने ये वाला डंडा बड़ा बनाया है, वेक्टर, डंडा नहीं वेक्टर, ये वेक्टर हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया और ये वाला वेक्टर, इसका मतलब समझ में क्यों बनाया ऐसा? लीड कर रहा है नहीं बेटा, देखो इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक। ईएमएफ जो इंडक्टर होता है वो एक सोलेनोइड की तरह काम करता है ना, कॉइल की तरह काम करता है। अब चूंकि एसी सर्किट लगा है उसमें, तो आपने इसका ग्राफ जब बनाया था उसका करंट और ईएमएफ का, तो आपने देखा था पहले ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होती है, जीरो होती है। जब ईएमएफ कहाँ पहुँचता है 90 डिग्री पे, तब जाके करंट जीरो पे आती है। ईएमएफ और बढ़ता है तब करंट बढ़ती है आगे। नहीं समझे? मतलब ईएमएफ ज़्यादा लगेगा तब जाके करंट फ्लो करना चालू करती है। इसका मतलब इसका ईएमएफ क्या होगा, और यहाँ पर लगाते ही काम करा तो झमा झम झम बजा दी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। और ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होती है ना, इंडक्टर में इंड्यूस करंट आती है ना, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ दोनों होता है ना। देखो दिमाग में एकदम क्लियर रखो, जब हम इंडक्टर लगाएंगे प्रेरकत्व, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। लेंज ने बताया इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये उसी का अपोज करेगा, उसी का विरोध करेगा जिससे खुद पैदा हो रहा है। अब देखो ये ईएमएफ लगा रहा है, मतलब सर्किट में फ्लो कर रहा है, और ये उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसको बढ़ना, मतलब इसको जीतने के लिए इसको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा ना। नहीं समझे? आया ना? और सी के मुकाबले ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सी तो उसको अपोज करता नहीं है, कैपेसिटर अपोज करता नहीं, तो सारी फ्लो होती रहती। पास में नहीं डन। अब इसका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम, वैसे ये भी फेजर डायग्राम है, ये उसका ग्राफ है, और ये सर्किट है, फेजर डायग्राम है, और ये रिजल्टेंट फेजर डायग्राम है। किसका फेजर डायग्राम? एलसी सर्किट का। सच में बहुत खास था मैं। ये करंट हमारी आई है, देखो नीचे से बनाते हैं क्योंकि बड़ा है ऊपर वाला। ये क्या है, ई एल, और ये क्या है, ये क्या है, करंट आई। दोनों के लिए करंट उधर ही जा रही है ना, सेम टू सेम। बेटा जी एक बात बताना बेटा, ये ज़्यादा है, ऐसा समझो इस चीज़ को समझाने के लिए। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये इसको खींच ले जाएगा ना। नहीं समझे? कितना खींच ले जाएगा? ई एल माइनस ई सी। नहीं समझा? ये ज़्यादा है, ये कम है, कितना डिफरेंस क्या आ रहा है, ई एल माइनस। नहीं समझ आ रही? पक्का? तो टोटल ई यहाँ से कितना आ गया सर, ई सी। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, इम्पिडेंस के लिए। हाँ, अरे ई से कहाँ होता है, आई से होता है। क्या होता है सर, ई इज इक्वल टू होगा ई एल माइनस ई सी। ये किसका फॉर्मूला होता है, आई एक्सएल, आई कॉमन लेके इधर भेज दे जा रहे, ई अपॉन एक्सएल माइनस ई अपॉन आई को क्या बोलोगे, z इज इक्वल टू एक्सएल माइनस। डन। अब दोनों की वैल्यू डाल दो जरा। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, 1 अपॉन, समझ गया ना, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। क्या था ये, ओम नमः शिवाय। डन। इसकी रेजोनेंस की कंडीशन भी करवा दें क्या, अनुनाद की स्थिति। चलो नेक्स्ट क्लास में करवा दें। अनुनाद, रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो टोटल इम्पीडेंस 0 आएगा ना, मतलब सर्किट लपालप काम करेगा। नहीं समझे? एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा ये पूरा। Z0 मतलब टोटल अपोजिशन कितना हो गया, अपोज टोटल बैरियर 0 हो गया ना भाई। Z क्या है, प्रतिबाधा, धारा के मार्ग में बाधा पैदा करने वाला। धारा के मार्ग में बाधा नहीं मतलब मस्त चलेगा डिवाइस, है समझे?
तो ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कल नहीं परसों ही करना पड़ेगा अब तो। कल फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री गुप्त। केमिस्ट्री वैसे भी आगे हाँ चलो अब इसका जो है, अरे केमिस्ट्री नहीं, बहुत आगे चल अब इसमें लगभग 4 क्लासेस और लगेंगी इसी वाले में। रहा है। हाँ 4 क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद ठीक है।